हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज हब में। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल मॉडल सेट 2 देखेंगे। ये 40 क्वेश्चन का मॉडल सेट है जो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल का आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसको हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शतरंज में भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हाल ही में शतरंज में भारत के 84th ग्रैंड मास्टर कौन बने? पहला है आर प्रगनंदा, वैशाली रमेश बाबू, सी गुकेश डी और डी है एरिगेसी अर्जुन। मैं ऑप्शन को फिर से रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग उत्तर के बारे में सोचिए। पहला है ऑप्शन ए है आर प्रगनंदा, ऑप्शन बी है वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन सी है गुकेश डी, ऑप्शन डी है एरिगेसी अर्जुन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैशाली रमेश बाबू। चलिए इसकी थोड़ा व्याख्या देखते हैं। वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वें ग्रैंड मास्टर और तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी। ये कौन सी नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर है? तो ये भी ध्यान रखना है फैक्ट में, जो तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है वह यह ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाली विश्व स्तर पर कितनी कौन महिला बनी है? 42वें नंबर की। तो हमको इससे 3 फैक्ट याद रखना है। पहला, वैशाली रमेश बाबू 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी। टोटल 84 महिला और पुरुष मिला के 84वें पोजीशन पे हैं। और महिला में इंडिया में महिला को कितने नंबर पे हैं? तो इंडिया में कौन सा पोजीशन है इनका? वैशाली रमेश बाबू का तो तीसरा पोजीशन है महिला में। और विश्व स्तर पे महिला में इनका कौन सा पोजीशन है? तो 42वां पोजीशन है। और ये प्रज्ञानंदा की बड़ी बहन है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से निम्नलिखित में कौन सा राज्य लाभान्वित होगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लाभान्वित होगा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग उत्तर को सोचिए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों राज्य इससे लाभान्वित हुए। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। कौन सा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार ने 5 आगामी एक्सप्रेसवे के विकास की योजना बनाई है। इनमें से गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, तीनों राज्य से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए सड़क संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह 6 और 8 लेन वाला बिहार का पहला एक्सप्रेस। कितने लेन का होगा? 6 और 8 लेन, 2 हिस्सों में, कहीं 6 लेन होगा, कहीं 8 लेन होगा, उसके इस तर्ज पे होगा ये। और ये कितना लंबा होगा बिहार में? बिहार में 400 किलोमीटर, 416 किलोमीटर लंबा होगा बिहार में। और बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो 8 जिलों से। 8 जिला कौन कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो हमको इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। बिहार में इसकी कितनी लंबाई है? तो 416 किलोमीटर लंबा है। बिहार कितने जिले से होकर गुजरती है? तो 8 जिलों से होकर गुजरती है। उसमें कौन कौन सा जिला है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राजनयिक संचार को संभालने के लिए विक्टोरिया सी नामक एआई प्रवक्ता को पेश किया है? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है उसका ज़्यादा यूज हो रहा है, मतलब ज़्यादा यूज लोग कर रहे हैं। तो उसमें कौन ऐसा देश है जिन्होंने अपने पॉलिटिकल, मतलब कोई राजनीतिक संचार के लिए, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए एक एआई एंकर को बनाया है, एआई बोल सकते हैं, एक एआई को बनाया है। उसका नाम है विक्टोरिया सी। कौन सा देश है? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। हाल ही में किस देश ने राजनयिक संचार को संभालने के लिए विक्टोरिया सी, एआई का क्या नाम है? विक्टोरिया सी नामक एआई प्रवक्ता को पेश किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। मैं ऑप्शन को फिर से रिपीट करता हूँ, तब तक इसका आंसर लिखिए या सोचिए। ए जापान, बी यूक्रेन, सी जर्मनी, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर है यूक्रेन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यूक्रेन विदेश मंत्रालय ने
हाल ही में विक्टोरिया सी नामक AI प्रवक्ता को लॉन्च किया। किसने? यूक्रेन विदेश मंत्रालय ने लॉन्च करके राजनीतिक संचार को संभालने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण किया। तो हमको क्या रखना है? विक्टोरिया सी नामक AI प्रवक्ता को किसने पेश किया है? तो यूक्रेन ने। किस लिए? राजनयिक संचार के लिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ने अपने सभी ग्लेशियर खो दिया है? या फिर क्वेश्चन को फिर से ऐसे पढ़ेंगे, कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है वेनेजुएला, ऑप्शन सी है चिली, ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। मैं क्वेश्चन और ऑप्शन को फिर से रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग फिर से आंसर देखिए, आंसर बताइए, आंसर सोचिए। क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? ए ब्राज़ील, बी वेनेजुएला, सी चिली और डी अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब है बी वेनेजुएला। चलिए इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। बी वेनेजुएला। 2021 तक वेनेजुएला ने अपनी सभी 5 ग्लेशियर को खो दिए। 2021 तक केवल हम्बोल्ट ग्लेशियर, जिसे ला कोरोना के नाम से भी जाना जाता था, सिएरा नेवेदा नेशनल पार्क में बचा हुआ था। वेनेजुएला का जो 5 ग्लेशियर था वो 2001 तक खत्म हो चुका था, मतलब वो गल चुका था, उसका जो बर्फ था वो गल चुका था। उसका केवल एक ग्लेशियर हम्बोल्ट ग्लेशियर बचा हुआ था। कहाँ बचा हुआ था? तो सिएरा नेवेदा नेशनल पार्क। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे सिएरा नेवेदा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो वेनेजुएला में, ये ध्यान रखना है। तो इसमें ये ग्लेशियर बचा हुआ था हम्बोल्ट ग्लेशियर। यह ग्लेशियर भी काफ़ी हद तक कम गया है, मतलब ये भी ग्लेशियर बहुत इसका गल गया है, मतलब इसका पिघल गया है। अब इसे क्या बर्फ क्षेत्र, इसके ग्लेशियर के रूप में नहीं जाना जाता है, अब इसे बर्फ क्षेत्र में। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। वेनेजुएला एक ऐसा देश जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु की हालिया उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कौन सा कहें? पीवी सिंधु जो बैडमिंटन के मशहूर खिलाड़ी हैं, उनके बारे में है। पीवी सिंधु ने, क्वेश्चन ये है, पीवी सिंधु की हालिया उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए है, पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए है, पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन बी है, पीवी सिंधु ने क्रिस्टी ग्लीमर को हराकर महिला एकल में अपनी 450वीं जीत हासिल की। ऑप्शन बी को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पीवी सिंधु ने क्रिस्टी ग्लीमर को हराकर महिला एकल में अपनी 450वीं जीत हासिल की। ऑप्शन सी है, पीवी सिंधु महिला एकल में 450 जीत हासिल करने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी बनी है। ऑप्शन सी को फिर से रिपीट करता हूँ, पीवी सिंधु महिला एकल में 450 जीत हासिल करने वाली पहली एकमात्र महिला खिलाड़ी है। ऑप्शन डी है, पीवी सिंधु महिला एकल में 450 जीत हासिल करने वाली 5वीं महिला खिलाड़ी हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु ने क्रिस्टी ग्लीमर को हराकर महिला एकल में अपनी 450वीं जीत हासिल की। तो चलिए इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने स्कॉटलैंड की क्रिस्टी ग्लीमर कहाँ की थी? तो स्कॉटलैंड की, उनको हराकर मलेशिया मास्टर में इतिहास है। मलेशिया मास्टर उन्होंने क्या किया? 450 जीत हासिल की। यह उपलब्धि हासिल करने वाली 6ठी महिला खिलाड़ी बनी। पहला ऑप्शन वहाँ क्या था? पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक, ये गलत है। और तीसरा ऑप्शन सी जो ऑप्शन था, पीवी सिंधु महिला एकल में 450 जीत हासिल करने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी नहीं है, 6ठी महिला खिलाड़ी बन गई। या फिर 5वां भी बोल सकते हैं। चौथा जो ऑप्शन था वो 5वीं की जगह क्या हो जाएगा? 6ठी महिला खिलाड़ी। तो हमको क्या फैक्ट याद रखना है? पीवी सिंधु ने स्कॉटलैंड के किसको हराया था? तो स्कॉटलैंड की क्रिस्टी ग्लीमर को हराया था। कौन से ओलंपिक में? मलेशिया मास्टर्स में हराया था। और उन्होंने इसको हरा कर क्या खिताब हासिल की? तो 450 जीत हासिल की है। ये जीत हासिल उपलब्धि करके, ये जीत हासिल करके कौन से नंबर की खिलाड़ी बन गई? तो 6ठी खिलाड़ी बन गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आपको 2 सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2, और डेट दिया है, उसका तारीख बताना है। तो पहला है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। उसके सामने ऑप्शन 1 है अप्रैल 2, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ऑप्शन 2 है अप्रैल 23, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस अप्रैल 26 और अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मार्च 30। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ए है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस आपको 2 अप्रैल को मनाया जाता है, अप्रैल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस अप्रैल 26 को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म दिवस आपको अप्रैल 2 को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो अब मार्च 30 को मनाया जाता है। फिर से
आंसर को रिपीट करता हूँ। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है वो आपको 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपको 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी हमारा सही हुआ। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तो वही लिखा है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का रामसर साइट या रामसर स्थल कांवड़ झील किस जिले में स्थित है? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। बिहार का रामसर स्थल कांवड़ झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है पटना, बी है बेगूसराय, सी है कटिहार, डी है मधुबनी। मैं ऑप्शन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग आंसर सोचिए या उत्तर सोचिए। ए है पटना, बी है बेगूसराय, सी है कटिहार, डी है मधुबनी। तो इसका सही जवाब होगा बेगूसराय। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार के रामसर साइट के रूप में नामित कांवड़ झील बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवड़ झील कहाँ है? तो बेगूसराय में। खबरों के अनुसार ये अधिकारियों की उपेक्षा का सामना करेंगे। इस पर ध्यान अच्छे से ध्यान नहीं दिया रहा है। इसके जो अधिकारी लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके संरक्षण के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप इसके कवरेज क्षेत्र में कमी आई है। मतलब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो इसका जितना क्षेत्र होना चाहिए, जिसके जितना में फैला होना चाहिए, उसके में कमी आई। लोग क्या कर रहे हैं, इस पर इसकी कमी आ रही है। मतलब इसका जितना ज़मीन होना चाहिए, जितना एरिया में फैला होता है, उसमें कमी आई है। रामसर लिस्टिंग के बावजूद झील का जल क्षेत्र 36% तक कम हो गया। जितना पहले था उससे 36% कम हो गया। इसमें जितना जल था उसमें 36% सूख गया है, फिर कम हो गया है। तो हमको क्या ध्यान रखना है, ये रामसर साइट जो बिहार का है, कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय जिले में है। अभी क्यों खबर में आया था? तो क्योंकि इसका जल क्षेत्र कितना हो, 36% तक कम हो गया है। और इसका अधिकारिक क्षेत्र, इसके जो अधिकारी लोग हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसका जो कवरेज एरिया है वो कम हो रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब आपको 2 कथन दिया है, बताना है दोनों कथन में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है फिर दोनों गलत है। तो पहला कथन है, भारत के चुनाव आयोग ने पहली बार लोकसभा चुनाव में घर से मतदान की सुविधा शुरू की है। पहला कथन ये है कि भारत के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली बार लोकसभा चुनाव में घर से मतदान की सुविधा शुरू की है। और दूसरा ये ऑप्शन है, घर से मतदान के लिए पात्र मतदाताओं में 75 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और 40% बेंचमार्क वाले विकलांग व्यक्ति को शामिल किया जाता है। तो दूसरा ये कह रहा है कि घर से मतदान करने के लिए क्या आपको अर्हता होनी चाहिए, मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए। तो 75 वर्ष से अगर आप अधिक हैं, आयु के वृद्ध हैं, व्यक्ति हैं, और या फिर आप विकलांग कैटेगरी में 40% से अधिक बेंचमार्क वाले हैं, तो आप कर सकते हैं। तो इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो चलिए मैं फिर से ऑप्शन रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग उत्तर के बारे में सोचिए, उत्तर बताइए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर है केवल 1, जिसमें भारत के चुनाव आयोग ने पहली बार लोकसभा चुनाव में घर से मतदान की सुविधा शुरू की। ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, जो घर से मतदान करने के लिए पात्र मतदाताओं 75 वर्ष से अधिक आयु, नहीं यहाँ 75 वर्ष नहीं, यहाँ 85 वर्ष होगा, 85 ईयर। तो यहाँ पे क्या गलत है? तो घर से मतदान करने के बाद मतदाताओं की उम्र कितनी होनी चाहिए? 75 वर्ष, और ये 40% बेंचमार्क सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन 1 सही है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा पहली बार लोकसभा चुनाव में घर से मतदान की शुरुआत और को सटीक रूप से दर्शाते हैं। कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि मतदाताओं के लिए पात्र मानदंड जिसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति शामिल हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिया हुआ है नाम, और सूची 1 में दिया है ये कौन से, ये अपना कौन सा जैसे कैटेगरी दिया हुआ है, और सूची बी में दिया हुआ है उसके प्रमुख दिए के नाम दिए। सूची ए में कैटेगरी दिया हुआ और सूची बी में उनके प्रमुख के नाम दिए हैं। तो पहला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके सामने है मनोज पांडे नंबर 1 पे, बी में है भारतीय सेना प्रमुख, उसके सामने है 2 पे अनिल चौहान, 3 में सी में है भारतीय वायुसेना प्रमुख, उसके सामने 3 नंबर पे विवेक राम चौधरी, डी में है भारतीय नौसेना प्रमुख, और चौथे नंबर पे है दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ए है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बी है भारतीय सेना प्रमुख, सी है भारतीय वायुसेना प्रमुख, और डी है भारतीय नौसेना प्रमुख। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ ए ऑप्शन दिया, ए का 1 होगा,
बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। बी ऑप्शन दिया हुआ ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। सी ऑप्शन दिया हुआ ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4 और डी का ऑप्शन दिया हुआ ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए इसका व्याख्या है सी, मतलब आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो अनिल चौहान है। और भारतीय सेना के प्रमुख कौन है अभी, तो मनोज पांडे हैं। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो विवेक राम चौधरी हैं। और भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो दिनेश के त्रिपाठी हैं। तो हम फिर से देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है, तो अनिल चौहान है। और भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, तो अभी मनोज पांडे हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो विवेक राम चौधरी हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो दिनेश के त्रिपाठी हैं। चलिए इसकी व्याख्या फिर से देखते हैं। पहली बार तीनों सेनाओं का नियोजन सम्मेलन परिवर्तन चिंतन, ये परिवर्तन चिंतन पूछा जाता है। परिवर्तन चिंतन में कितने सेनाओं ने भाग लिया, तीनों सेनाओं ने भाग लिया। कौन सा, जल सेना, थल सेना, वायुसेना का आयोजन कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया गया था। इसके अध्यक्षता कौन सा था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो अनिल चौहान। उस समय तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल विवेक राम चौधरी और भारत नौसेना के एडमिरल आर हरि कुमार ने किया था। अभी भारतीय नौसेना के वो कौन है, प्रमुख कौन है, तो दिनेश के त्रिपाठी। उस टाइम कौन थे, हरि कुमार थे, आर हरि कुमार। अभी क्या है, वर्तमान में कौन है, दिनेश के त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख। पहली बार तीनों सेनाओं के नियोजन के सम्मेलन का उद्देश्य सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता और एकीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार, पहल और सुविधार उत्पन्न करना था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन के लिए। ये है आपको स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अग्नि प्राइम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है अग्नि प्राइम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अग्नि प्राइम भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अग्नि प्राइम भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको DRDO बोलते हैं, द्वारा विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। क्या बोल रहा है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा बोला यह अग्नि श्रृंखला की 5वीं मिसाइल है और अधिकतम 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अग्नि प्राइम के बारे में निम्नलिखित कौन से कथनों पर विचार। अग्नि प्राइम भारत के अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कथन 1 है। कथन 2 है यह अग्नि श्रृंखला की 5वीं मिसाइल और अधिकतम 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। तो चलिए इसका आंसर होगा डी, न तो 1 न तो 2। तो चलिए इसमें क्या इशू है, तो ये अग्नि प्राइम DRDO द्वारा विकसित है, ये तो सही है। ये सतह से सतह पर मार करने वाले, उसमें क्या था, सतह से हवा नहीं, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और ये अग्नि श्रृंखला की कौन सी मिसाइल है, 6ठी मिसाइल है, 5वीं नहीं। तो उसमें क्या दिया हुआ था, यह अग्नि श्रृंखला की 5वीं मिसाइल है। तो यह अग्नि श्रृंखला कौन सी मिसाइल है, 6ठी मिसाइल है। और अग्नि प्राइम की अधिकतम सीमा 3000 किलोमीटर नहीं बल्कि 2000 किलोमीटर। हमको याद क्या रखना है, अग्नि प्राइम किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो DRDO के द्वारा विकसित किया है। DRDO को हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा विकसित किया गया है। और ये कहाँ से कहाँ आता है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह अग्नि श्रृंखला की कौन सी नंबर की मिसाइल है, तो 6ठी मिसाइल है। और इसका रेंज कितना है, ये कितनी दूरी तक ये कर सकती है, मतलब अपने टारगेट को अचीव कर सकती है, तो 2000 किलोमीटर तक। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। जैसे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन ए है नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, डी है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। मैं क्वेश्चन और आंसर को फिर से क्वेश्चन और ऑप्शन को फिर से रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग आंसर सोचिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन डी अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम के रूप में, हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहते हैं, एक अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया।
एक अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया एक संलयन प्रतिक्रिया को संकेत है जो अनायास और तेजी से होती है। यह क्या होता है? अचानक और तेजी से होता है, जो अनियंत्रित तरीके से भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। इसमें क्या होता है? संलयन मतलब क्या होता है? दो एटम है, दो परमाणु, उसका जुड़ना होता है संलयन, जो अचानक दो जुड़ा और बहुत ज़्यादा एनर्जी जिससे निकलता है, वही होता है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। नियंत्रित में क्या होता है? हम लोग धीरे धीरे उसको ये न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कर दो परमाणु को जो संलयन करवाते हैं, फिर न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कर दो, एक एनर्जी रिलीज होता है जो कि एक कंट्रोल अमाउंट में होता है। धीरे जिस हिसाब से हम लोग चाहते हैं उस हिसाब से हमारा एनर्जी रिलीज होता है। मतलब एक प्रक्रिया के द्वारा एक पूरा रिएक्टर बनाया जाता है, रिएक्टर में जैसे जैसे बढ़ाते रहते हैं हम लोग, जैसे जैसे हम लोग उसको बम्बार्डमेंट तो उस हिसाब से एनर्जी रिलीज होता है, वो नियंत्रित। अनियंत्रित होता है अचानक से रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। वही होता है कि एक अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया एक संलयन प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है जो अनायास और तेजी से होता है, जो अनियंत्रित तरीके से भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। अब हम लोग देख लेते हैं नियंत्रित संलयन प्रक्रिया क्या है। एक नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया हल्के परमाणु नाभिक को भारी नाभिक बनाने के संयुक्त करने की प्रक्रिया हो सकती है। इसमें क्या करते हैं? दो हल्का परमाणु को जोड़ के, दो या तीन को जोड़ के एक भारी परमाणु बनाते हैं, जो नियंत्रित तरीकों से महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। यह प्रक्रिया है जो सूर्य और अंतरिक्ष को शक्ति प्रदान करता है। सूर्य जैसे ही सूर्य में क्या होता है? यही नियंत्रित संलयन प्रक्रिया होता है, और तारे में भी यही होता है। यही बोल रहा है कि यह वह प्रक्रिया है जो सूर्य और अन्य तारे को शक्ति प्रदान करती है। नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया क्या है? नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया वो है जिसमें भारी परमाणु नाभिक जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम को हल्के नाभिक को हम नियंत्रित रूप से विभाजित किया। इसमें क्या होता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम है दो टुकड़ा बन जाता है, इसमें हल्के नाभिक होता है। इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी ऊर्जा निकलता है इसमें भी। तो वही है। कौन है ये नियंत्रित? अनियंत्रित में भी वही होगा जो अनियंत्रित। इस प्रक्रिया में यही होता है जैसे कि यूरेनियम को और प्लूटोनियम को हल्के नाभिक नियंत्रित रूप से विभाजित करते हैं। इस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली उत्पन्न, जैसे नाभिकीय संलयन जो होता है ना, जहाँ से हम लोग बिजली, जैसे हमारे यहाँ तारापुर में है नाभिकीय संलयन, तो वहाँ से कैसे बनता है? तो यही है कि जो है आपका जो नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया उसके थ्रू ही वहाँ से बिजली प्राप्त करते हैं हम नाभिकीय जो अपना तारापुर का जो है नियंत्रण, वहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होता है? तो नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। इस प्रक्रिया से काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलते है, इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया परमाणु विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें परमाणु नाभिकों का विभाजन तेजी से और अनियंत्रित परमाणु किसके पीछे परमाणु अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पे है। तो हमारा हाइड्रोजन बम किस पे है? हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के सिद्धांत पे है। और परमाणु बम किस पे है? तो परमाणु बम अनियंत्रित ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पे है। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पे है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक स्वीकर्ता रक्त समूह कौन है? कौन ऐसा समूह है, रक्त समूह है जो सबसे ये ले सकता है, ब्लड ले सकता है? मतलब जिसे कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है? तो ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए बी, ऑप्शन डी है ओ। तो मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तब तक आंसर सोचिए। सार्वभौमिक स्वीकर्ता रक्त समूह है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ। तो इसका सही आंसर होगा सी ए बी। चलिए व्याख्या देखते हैं। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता किसी से भी रक्त प्राप्त कर सकते हैं। ए बी रक्त प्रकार वाले व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त प्रकार ए बी या ओ वाले व्यक्ति से रक्त प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ए बी रक्त प्रकार वाले व्यक्ति ए या बी एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं बनाते। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ये कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता। इसमें ए और बी एंटीजन होता है और कोई एंटीबॉडी नहीं होता। इसके कारण वो किसी भी से भी ब्लड ले सकता है, तो जिससे वो सभी प्रकार के दाताओं से संगत होते हैं। सार्वभौमिक दाता, अब हम लोग जानते हैं सार्वभौमिक प्राप्त करता है, तो सबको ब्लड देने वाला कौन हो सकता है? कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो ए बी सबको ब्लड दे सकता है? वो है ओ ब्लड ग्रुप। ओ रक्त प्रकार के व्यक्ति किसी भी अन्य प्रकार के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। ए बी ओ बी ये किस लिए देता है? क्योंकि ओ प्रकार में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है। ए बी वाले में किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता है, तो ओ प्रकार में किसी प्रकार का एंटीजन ए या बी कोई एंटीजन नहीं होता है। तो वही दिया हुआ है, मैंने एक चार्ट यहाँ पे दिया है, उस चार्ट को देख लीजिए। जैसे ब्लड ग्रुप है ए बी, तो ए बी के पास कौन कौन सा एंटीजन है? ए एंड बी। इसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं है। ये ब्लड किसको दे सकता है? केवल ए बी को दे सकता है। और किससे रिसीव कर सकता है? तो ए बी ओ से। ब्लड ग्रुप ए के पास कौन सा एंटीजन है? तो ए एंटीजन है। एंटीबॉडी कौन सा है? तो बी है। और ये किसको ब्लड दे सकता है? तो ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। और किससे ले सकता है? ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है।
ब्लड ग्रुप बी है, बी के पास कौन सा एंटीजन है, तो बी एंटीजन है। कौन सा एंटीबॉडी है, तो बी ए एंटीबॉडी है, बी वाले के पास ए एंटीबॉडी है। और किसको किसको ब्लड बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। किससे ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से लेता है। ब्लड ग्रुप ओ है, ओ के पास कौन सा एंटीजन है, तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। और इसके पास एंटीबॉडी कौन है, ए एंड बी। तो यह किसको किसको ब्लड सकता है, सबको ब्लड दे सकता है, ए बी ओ सबको। किस ले सकता है, केवल ओ से ले सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रात के समय साफ आसमान में तारे को टिमटिमाना इस प्रकार समझाया जा सकता है। क्वेश्चन यह है कि रात के समय साफ आसमान में तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं। पहला है ऑप्शन ए है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, बी है प्रकाश का परावर्तन के कारण, सी है प्रकाश का ध्रुवीकरण के कारण, और डी है प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण। मैं ऑप्शन को फिर से रिपीट करता हूँ, तब तक आंसर आप लोग सोचिए। ऑप्शन ए है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी है प्रकाश का परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश का ध्रुवीकरण के कारण, ऑप्शन डी है प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन के कारण। चलिए इसकी व्याख्या देते हैं। रात के समय साफ आसमान में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की घटना से समझा जा सकता है। तो रात के समय साफ आसमान में तारे किस कारण का टिमटिमाना किस कारण से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब इसका आगे देखते हैं। जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर, तो वह अलग अलग तापमान और घनत्व वाले क्षेत्र से गुजरता है, क्योंकि हमको पता है इसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ये सारा जो लेयर है इससे होकर गुजरता है। आपका तर्क वही बोल रहा है। तारा का प्रकाश कौन कौन से लेयर से गुजरता है, स्पेस से, आइनोस्फेयर से, मीजोस्फेयर से, स्ट्राटोस्फेयर से, ट्रोपोस्फेयर से, इस सबसे होकर गुजरता है। तो वही बोल रहा है कि जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वो अलग अलग तापमान और घनत्व वाले क्षेत्र से टकराते हैं, जिससे प्रकाश मुड़ जाता है और यह अपरिवर्तित हो जाता है। तो किसके कारण ये टिमटिमाता होने लगा था, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ है, जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आंत, बी यकृत, सी गुर्दे, डी मस्तिष्क। क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आंत, बी यकृत, सी गुर्दे, डी मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर है डी मस्तिष्क। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित है, मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अक्सर मास्टर ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, क्योंकि यह शरीर में विभिन्न हार्मोन उत्पन्न करता है। ये विभिन्न क्या करता है, ये मास्टर ग्रंथि क्या काम है, ये शरीर में विभिन्न हार्मोन को उत्पन्न करता है और विनियमित कंट्रोल भी करता है। और यह ऐसे हार्मोन स्थापित करता है जो विकास, चाहे जो आपके ग्रोथ में, ये मेटाबॉलिज्म में, प्रजनन में, तनाव प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को प्रभावित करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी करता है। ये हार्मोन का उत्पादन और कंट्रोल भी करता है। ये कौन कौन सा ये हार्मोन के, ये जो हार्मोन स्थापित करता है वो किसमें काम आते हैं, ग्रोथ में, आपको मेटाबॉलिज्म में, आपको प्रजनन में, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में, आपको टेंशन के प्रतिक्रिया के दौरान, और बहुत सारे महत्वपूर्ण जो क्रिया है शरीर में होती है उसके लिए काम करता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वह से होकर गुजरता है। ये प्रकाश की गति है ना, स्पीड ऑफ लाइट, वो कब कहाँ कम होती है। निर्वात में कम, वैक्यूम में कम होती है, निर्वात में कम होती है, बी वायु एयर में कम होती है, सी कांच स्टील में कम होती है, सी कांच को लेड या शीशा को लेड में कम होती है, या डी जल वाटर में कम होती है। फिर से क्वेश्चन करता हूँ। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वो से होकर गुजरेगी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट विल मिनिमम व्हेन इट विल पासेज थ्रू। ए वैक्यूम या निर्वात, बी एयर या वायु, सी लेड या कांच, डी वाटर या जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांच, सी लेड। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सी हाँ, निर्वात में प्रकाश की गति लगभग, जो निर्वात में होता है प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होता है, लगभग कितना होता है 2997924, इसको एग्जैक्टली याद करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश में निर्वात की सबसे तेज गति से यात्रा करता है और कोई अन्य माध्यम इसके बराबर नहीं करता। मतलब सबसे तेज किसकी में होगा, तो निर्वात में होगा। उसके बाद किस में होता है, और निर्वात में सबसे तेज होगा, उसके बाद हवा में होगा, उसके बाद पानी में होगा, सबसे कम किस में होगा, तो कांच में। तो इसका हमको क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रकाश की गति न्यूनतम कहाँ होगी, तो कांच में होगी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिकांश एंजाइम होते हैं। अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं, लिपिड होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, प्रोटीन होते हैं। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप फिर से आंसर तब तक सोचिए। अधिकांश एंजाइम होते हैं, ए लिपिड, बी अम्ल, सी क्षार, डी प्रोटीन।
तो इसका सही आंसर है डी, प्रोटीन। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जीवित जीवों में रासायनिक प्रतिक्रिया होते हैं। यह क्या करता है, एक कैटलिस्ट का काम करता है, और ये क्या करता है, रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करता है। ये सबस्ट्रेट को उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए सहायता करके विभिन्न उपचार, ये मेटाबॉलिज्म जो होता है शरीर में उसको फास्ट करता है या तेज करता है, उसको उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंजाइम आमतौर पर अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला, यह क्या है, एक अमीनो एसिड का लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का एक लंबा चेन श्रृंखला है जो 3 डायमेंशनल होता है। सो बनता है उनके कारकों, ये 3 डायमेंशनल होता है, और जो ये क्या करता है, रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करता है और उसका कार्य निर्धारित करता है। तो हमारे बात हमको ध्यान क्या रखना है, एंजाइम मुख्यतः अधिकांशतः क्या होते हैं, प्रोटीन होता है। ये किस में हेल्प करते हैं, ये आपको रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करते हैं, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं, एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और ये हमको मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। और एंजाइम आमतौर पर किस पे बने रहते हैं, तो ये अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला होती है, और इसका संरचना किस प्रकार होता है, 3 डायमेंशनल होता है, 3 आयामी संरचना होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के बिना कौन सा जानवर है। रेड ब्लड सेल किस जानवर में नहीं होता है, लाल रक्त कोशिकाओं के बिना कौन सा जानवर है। ए केचुआ, बी सांप, सी मोर, डी मेढक। मैं क्वेश्चन और ऑप्शन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब तक आंसर सोचिए। लाल रक्त कोशिकाओं के बिना कौन सा जानवर है, ए केचुआ, बी सांप, सी मोर, डी मेढक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए केचुआ। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के बिना जानवर केचुआ है। केचुआ जानवर के एक समूह से संबंधित, जिसे एनेलिड कहते हैं। तो केचुआ कौन सा सीरीज का जानवर है, तो एनेलिड। ये ध्यान रखना है, ये आपका हो जाएगा फैक्ट। केचुए एनेलिड सीरीज का जानवर है, और उनके पास एक परिसरण तंत्र होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए लाल रक्त कोशिकाओं पर निर्भर है। हमारे ऑक्सीजन के परिवहन किस में होता है, जंतुओं में, तो लाल रक्त कोशिका होता है। लेकिन केचुआ में क्या होता है, ये लाल रक्त कोशिकाओं के दौरान है। इसके बजाय केचुए में एक तरल पदार्थ से भरा परिसरण तंत्र होता है जिसे कोई लौमिक द्रव कहा जाता है। तो केचुआ में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है, एक तरल पदार्थ होता है जिसको कोई लौमिक द्रव कहते हैं, उसके थ्रू होता है। और नॉर्मल जंतु में किस में होता है, तो वो लाल रक्त कोशिका के रेड ब्लड सेल के द्वारा होता है, जो उनके परिसर में गैस और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। तो हमको क्या ध्यान रखता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो लाल रक्त कोशिकाओं के बिना, जिसमें लाल रक्त कोशिका नहीं होती है, वो है केचुआ। केचुआ में लाल रक्त कोशिका के बजाय कौन सा द्रव होता है, तो कोई लौमिक द्रव जो उनका ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है। और ये केचुआ कौन सा सीरीज का जानवर है, तो एनेलिड सीरीज का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से पीतल के घटक या पीतल किसका संयोजक है। मतलब पीतल किससे बना होता है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से पीतल के घटक है, मतलब पीतल किससे बना होता है, मेनली किससे बना होता है पीतल। ए है लोहा और जस्ता, बी है तांबा और निकल, सी है लोहा और तांबा, और डी है जस्ता और तांबा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जस्ता और तांबा, डी। तो पीतल मुख्य रूप से ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा, मतलब जस्ता और तांबा। और इसका एक्सप्लेनेशन, पीतल मुख्य रूप से कॉपर और जिंक जेडन से बना होता है। कॉपर को क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं, और जिंक को जस्ता बोलते हैं। तो का एक मिश्र धातु है, क्या है मिश्र धातु, किसका किसका है, कॉपर और जिंक। कॉपर को तांबा बोलते हैं और जिंक को जस्ता बोलते हैं। तांबा कितना होता है इसमें, 60% होता है, और जस्ता कितना होता है, 40% होता है। तो हमको क्या ध्यान रखता है, कॉपर के, ये पीतल किसका मिक्सचर है, किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का। कॉपर को तांबा बोलते हैं, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं। इससे सबसे ज़्यादा कॉपर होता है 60%, और जिंक कितना, जस्ता कितना होता है, 40%। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंकाल के वे भाग जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है उन्हें कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको शायद आ चुका है दरोगा वाले में, दरोगा में पूछा भी है, सॉरी बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन ये पूछा भी है। तो कंकाल के वो भाग जो हड्डियों जितने कठोर तो नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है उन्हें कहते हैं कार्पल, कार्टिलेज, केसुरक, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग आंसर सोचिए। एक कार्पल, बी कार्टिलेज, सी केसुरक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टिलेज, बी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कंकाल का वो हिस्सा जो हड्डियों जितना कठोर नहीं होता और मुड़ा जा सकता है उसे कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज एक लचीला और रबर जैसा संयोजित है। कैसा है, लचीला और रबर जैसा संयोजित। ये क्या है, एक टिश्यू है। कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजित ऊतक है, जो शरीर के विभिन्न भागों में मौजूद होता है, जिससे कंकाल भी, जिसमें कंकाल में भी होता है। यह हड्डी की तुलना में अधिक नरम है। हड्डी से क्या होता है, नरम होता है और लचीला होता है, जिससे झुकने और हिलने डुलने में आसानी होती है। कार्टिलेज हड्डियों के बीच कुशन का काम करता है और घर्षण को, यह क्या करता है, घर्षण को भी कम करता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंध्र या स्टोमेटा, जिसे स्टोमेटा में
स्टोमेटा किसमें परिवर्तन के कारण खुलते हैं? रंध्र किसमें परिवर्तन के कारण खुलते या बंद होते हैं? जो स्टोमेटा है अपना किस कारण से ओपन या क्लोज होता है? तो यही है, एक कोशिकाओं की प्रोटीन की संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, कोशिकाओं में नाभिक की स्थिति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ और ऑप्शन को भी अब तक इसका आंसर सोचिए। रंध्र जिसको स्टोमेटा कहा जाता है किसमें परिवर्तन के कारण खुलते या बंद होते हैं? ए कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना के कारण, बी कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण, सी कोशिकाओं में नाभिक की स्थिति के कारण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा, ऑप्शन बी कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण, परिवर्तन के कारण खुलते या बंद होते हैं क्या? तो रंध्र या स्टोमेटा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो स्टोमेटा या रंध्र पौधों की पत्तियों और तनों की एपिडर्मिस में मौजूद छोटे छिद्र या छिद्र होती है। क्या होता है? एपिडर्मिस में मौजूद छोटा छिद्र होता है, वे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जैसे गैसों का आदान प्रदान नियंत्रित, ये क्या करता है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, आदान प्रदान करता है। साथ ही वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जलवाष्प के नुकसान को भी नियंत्रित, ये क्या करता है? अगर देखिए जैसे आपका जो ये होता है कैक्टस होता है, कांटेदार होता है, वो देखते होंगे जो ज़्यादातर कहाँ होता है, वो आपको ये मरुस्थल इलाका में होता है। तो उस केस में क्या होता है? उसका वो कांटेदार क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जलवाष्प को बाहर नहीं निकलने देता, वो पूरा बंद रहता है। तो उसे ये क्या करता है? यही कर रहा है, यह आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। साथ ही वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जलवाष्प के नुकसान को भी नियंत्रित करते हैं। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना मुख्य रूप से स्टोमेटा के आसपास की कोशिकाओं में पानी की मात्रा द्वारा नियंत्रित होता है। तो यही है, स्टोमेटा का खुलना और बंद किस रूप से होता है? मुख्य रूप से स्टोमेटा के आसपास कोशिकाओं में पानी की मात्रा से द्वारा नियंत्रित। अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, पानी कम रहेगा तो स्टोमेटा क्लोज रहेगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कारण है भारत के लिए क्या सत्य है? मतलब यह अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या सत्य है? तो ऑप्शन ए है खाद घाटे वाली अर्थव्यवस्था, बी है श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था, सी है व्यापार अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था, डी है पूंजी अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था। मैं क्वेश्चन और ऑप्शन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तब तक आंसर सोचिए। भारत के लिए क्या सत्य होगा? खाद घाटे वाली अर्थव्यवस्था, श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था, व्यापार अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था, या पूंजी अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में हर दशक जनसंख्या में लगभग 21% की वृद्धि होती है। ये दशक जनसंख्या कैसे ज्ञात करते हैं? क्योंकि भारत में हर एक 10 साल पे सेंसस होती है। लास्ट सेंसस हमारा कब हुआ था? 2011 में। होने वाला कब था? 2021 में। क्यों नहीं हो पाया? कोरोना के चलते। अब क्या है? अभी उसका सेंसस का प्रक्रिया चालू है, देखते हैं अब कब होता है। तो उसके हिसाब से ये अनुमान लगाया है कि भारत में लगभग 21% का वृद्धि होता है। तो इसका मतलब भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, इसका मतलब भारत में श्रम अधिशेष है। तो वही बोल रहा है कि भारत में हर दशक जनसंख्या में लगभग 21% की वृद्धि होती है, यानी प्रतिवर्ष लगभग 1.71 करोड़ का वृद्धि होता है। इसी कारण भारत में अर्थव्यवस्था को श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसी कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था को श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था के रूप से जाना जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो दर वह ब्याज दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। आरबीआई ग्राहक कौन हो गया? तो बैंक्स हो गए, बैंक जितने हो गए। तो वही बोल रहा है, रेपो दर वह ब्याज दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों से उन्हें अल्पकालिक उधार पर लेता है। और दूसरा है कथन, बैंक दर वह ब्याज दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो इसमें से आपको बोलना है कि कौन कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग आंसर सोचिए। रेपो दर वह ब्याज दर है जो आरबीआई अपने ग्राहक क्या हो गए? यहाँ से बैंक हो गए, जो रजिस्टर्ड बैंक है, तो अपने बैंकों से अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। और बैंक दर वह दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर वसूलता है। ठीक है, तो बैंक दर वही हो गया जो दीर्घकालिक उधार पर वसूलता है आरबीआई, और रेपो दर वह है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने उधारकर्ताओं से अल्पकालिक उधार पर वसूलता है। तो इसका ऑप्शन सी हो गया, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर.एन. मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? आर.एन. मल्होत्रा समिति गठन किया गया था, वो किससे संबंधित है? बीमार उद्योग मतलब ऐसा उद्योग जो बहुत दिन से ठप पड़ा हुआ है, जिसको रिकन्स्ट्रक्शन जरूरी है, जिसका रिजुविनेशन जरूरी है, उसको बीमार उद्योग बोलते हैं। एक ये है बीमार उद्योग, उसको ठीक करने से संबंधित, बीमार उद्योग को ठीक करने से संबंधित है। दूसरा कर सुधार से, टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। तीसरा बीमा क्षेत्र या इंश्योरेंस सेक्टर बोल सकते हैं। डी बैंकिंग क्षेत्र या बैंकिंग सेक्टर बोल सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन और ऑप्शन को फिर से रिपीट करता हूँ, तब आप लोग आंसर सोचिए। आर.एन. मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? ए बीमार उद्योग, बी कर सुधार,
सी बीमा क्षेत्र और डी बैंकिंग क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बीमा क्षेत्र। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1993 में गठित आर एन मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित किसी समिति है बीमा क्षेत्र से कब गठित किया गया? तो 1993 में। यह समिति भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर एन मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित थी। हमको क्या क्या फैक्ट याद रखना है? आर एन मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? बीमा क्षेत्र से। कब गठित किया गया था? 1993 में। ये कौन थे? तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। मल्होत्रा समिति ने क्या सिफारिश दी थी? इन्होंने सिफारिश दी थी कि जो अपना जो है इंश्योरेंस सेक्टर या जो बीमा क्षेत्र है उसको उसका ये किया जाए, उसको प्राइवेट किया जाए, प्राइवेटाइजेशन किया जाए। मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र का व्यवसायीकरण की, मतलब प्राइवेटाइजेशन किया जाए उदाहरण, जिससे क्या होगा, जो विदेशी लोग भी इस पर इन्वेस्ट कर सकेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्याज भुगतान एक मद है। जो भारत सरकार जो इंटरेस्ट पे करती है वो क्या है? राजस्व व्यय है या पूंजीगत व्यय है या योजना व्यय है या इनमें से कोई नहीं? राजस्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है या योजना व्यय है या इनमें से कोई नहीं? ब्याज भुगतान एक मद है, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, योजना व्यय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ये राजस्व व्यय। चलिए मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजस्व व्यय जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकारी विभागों के संचालन पर व्यय, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज का भुगतान तथा राज्य सरकार को दिए गए अनुदान एवं अन्य अनुदान शामिल। तो राजस्व व्यय में क्या क्या शामिल है? तो एक तो सरकार जो ऋण लेता है वो शामिल है, सरकार किसी को अनुदान देता है वो शामिल है, सरकार किसी राज्य को अनुदान देता है वो शामिल है, सरकार के जो विभिन्न कर्मचारी उसको अगर पैसा देता है वो भी शामिल इसी में है। ठीक है। तो और राजस्व व्यय में क्या होता है, इस पर कोई कैपिटल एसेट क्या हो, जैसे रोड का निर्माण हो गया, कैपिटल काम पड़े, कोई पंचायत भवन बन गया, कहीं आपको तालाब बन गया, सब क्या हो कैपिटल एसेट हो गया, ये इसमें शामिल नहीं है राजस्व व्यय में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक रिवोल्यूशन काली क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन है ब्लैक रिवोल्यूशन यानी काली क्रांति किससे संबंधित है? ए मछली उत्पादन से, बी कोयला उत्पादन से, सी कच्चे तेल का उत्पादन से, डी सरसों का उत्पादन से। मैं क्वेश्चन और ऑप्शन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। काली क्रांति किससे संबंधित है? ए मछली उत्पादन से, बी कोयला उत्पादन से, सी कच्चे तेल का उत्पादन से, डी सरसों का उत्पादन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्चे तेल का उत्पादन से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन सी कच्चे तेल का उत्पादन इसका सही आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमने सारे क्रांति को एक साथ लिखा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? देखिए इसका हो जाता है सी, मतलब जो अपना काली क्रांति है कच्चे तेल का उत्पादन से। चलिए इसके हम और कुछ क्रांति के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दे सके। पहला हरित क्रांति किससे उत्पादन है? कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे? दूध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे है? तो मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति किससे है? तो झींगा मछली उत्पादन। ये चौथा नंबर जो गुलाबी क्रांति है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा मछली उत्पादन से। पीली क्रांति सूरजमुखी और अन्य तिलहन के उत्पादन के कारण। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। भूरी क्रांति ब्राउन रेवोल्यूशन तो गैर परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन से, गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से। काली क्रांति खनिज तेल, वही हमारा था क्वेश्चन। काली क्रांति तो खनिज तेल जिसको क्या बोलते हैं? कच्चे तेल भी बोलते हैं, खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए। और इंधन क्रांति ओवरऑल में समग्र क्रांति, कृषि में नई कृषि नीति में निर्धारित, मतलब इसमें क्या है? कृषि में नया चीज जैसे हो गया आपको थ्रेसर हो गया, HY भी तो पहले था, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड तो पहले से था, उसमें अभी GM ये सब जो कृषि में नया जो क्रांति आएगा उसको समग्र कृषि में ओवरऑल क्रांति को इंधन क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। हरित क्रांति कृषि उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, पीली क्रांति सूरजमुखी और अन्य तिलहन के उत्पादन के कारण। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से है। काली क्रांति खनिज तेल या फिर कच्चे तेल के उत्पादन से। इंधन क्रांति समग्र क्रांति से। वह अर्थशास्त्री जिसने पहली बार वैज्ञानिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया। वह अर्थशास्त्री जिसने पहली बार वैज्ञानिक रूप से भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया है वो कौन है? तो ऑप्शन ए है DR गडगिल, ऑप्शन बी है VKRV राव, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है YV अलग। मैं क्वेश्चन और ऑप्शन को फिर से रिपीट करता हूँ, इसका आंसर आप लोग बताइए। वह अर्थशास्त्री जिसने पहली बार वैज्ञानिक रूप से भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया वह है A DR गडगिल, B VKRV राव, C मनमोहन सिंह, D YV अलग। तो इसका सही ऑप्शन आंसर होगा B VKRV राव। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्र की आय की गणना करने का पहला प्रयास किसने किया था? दादाभाई नौरोजी। ये फैक्ट याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? दादाभाई नौरोजी। कौन से ईस्वी में किया था? तो 1867-68 में।
तो ये ध्यान रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आय की पहली गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867-68 में, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान। उस टाइम में प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ था? 20 रुपये। पहला वैज्ञानिक, हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? तो वैज्ञानिक पूछा है। वो अर्थ जिसने पहली बार वैज्ञानिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया था, तो वो थे पहला वैज्ञानिक अनुमान वी.के.आर.वी. राव ने किया था। वी.के.आर.वी. राव ने वैज्ञानिक रूप से भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया था। वो थे वी.के.आर.वी. राव ने। कब किया था? तो 1931-32 में। और राष्ट्रीय आय किसको कहा जाता है? तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मोटे तौर पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवा, दोनों है, वस्तु और सेवा के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कौन से ईस्वी में किया था? 1867-68 में। और वैज्ञानिक रूप से पहला आकलन किसने किया था? तो वी.के.आर.वी. राव ने। कौन से ईस्वी में? 1931-32 में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में धन संशोधन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसको बोलते हैं, धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब लागू हुआ था? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? धन शोधन निवारण अधिनियम को अंग्रेजी में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी बोलते हैं। ये कब लागू हुआ था? 1998, 1999, 2001 या 2005? चलिए इसका सही आंसर है 2005, ऑप्शन डी 2005। तो चलिए, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम 2005 से लागू हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए हुए दिखाना। मतलब जो काला धन कमाया है उसको दिखाना कि ये हमारा काला धन नहीं है, ये हमने अर्जित किए हैं, हमें मेहनत से कमाए, उसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। यह अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को छिपाने का काम है। ये क्या कर काला धन को छिपाया था, उसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का अधिनियम वर्ष 2002 में लागू किया गया था और 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। मतलब 2002 में बना था और लागू कब से हुआ? तो 2005 में। इसलिए यही कहना चाहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग बना कब था? 2002 में। लागू कब से हुआ? 2005। इस अधिनियम में वर्ष 2005, 2009 और 2012 में संशोधन किया गया। इस संशोधन कब किया गया? 2005, 2009 और 2012 में। तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 से लागू हुआ। ये ध्यान रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने वाले शीर्ष बैंक है। मतलब कृषि को रिफाइनेंस करने वाले, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस करने वाले कौन सा महत्वपूर्ण नीति, कौन सा बैंक है? भारत में कृषि पुनर्वित्त में एग्रीकल्चर रिफाइनेंस प्रदान करने वाला शीर्ष बैंक है ए आरबीआई, बी नाबार्ड, सी एसबीआई, डी इंपीरियल बैंक। मैं क्वेश्चन और ऑप्शन को फिर से रिपीट करता हूँ, आप तब तक आंसर सोचिए। भारत में कृषि पुनर्वित्त या बोल सकते हैं एग्रीकल्चर रिफाइनेंस प्रदान करने वाले शीर्ष बैंक कौन है? ए आरबीआई, बी नाबार्ड, सी एसबीआई और डी इंपीरियल बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नाबार्ड। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में कृषि पुनर्वित्त या एग्रीकल्चर रिफाइनेंस प्रदान करने वाले शीर्ष स्तरीय बैंक का नाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक है। नेशनल एग्रीकल्चर मतलब नाबार्ड जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, NABARD नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं नाबार्ड है। उसको क्या कौन सा है? कृषि पुनर्वित्त प्रदान करना शीर्ष बैंक है। क्या नाम है इसका? नाबार्ड, NABARD। हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इंग्लिश में कहते हैं नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सॉरी, ये मेरी गलती फिर से। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई। और किसके सिफारिश हुई? तो शिवारामन समिति की सिफारिश। हमको क्या क्या याद रखना है? नाबार्ड ये कृषि एग्रीकल्चर फाइनेंस कौन करते हैं? कृषि को पुनर्वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखना है। इसका स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982। किसके सिफारिश हुई? तो शिवारामन कमेटी की सिफारिश हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। तो वही है, ये अपना ये बहुत सारा महत्वपूर्ण कदम उठा। इसमें क्या क्या किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भी नाबार्ड ने करवाई थी। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किसने करवाई थी? नाबार्ड ने करवाई थी। और स्वयं सहायता समूह को बैंक से भी जोड़ने का काम इसने किया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी उपकरण के रूप में स्वयं सहायता समूह का विचार, मतलब स्वयं सहायता समूह का विचार किसने दिया था गरीबी उन्मूलन के लिए? क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसने गरीबी उन्मूलन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में स्वयं सहायता समूह का विचार दिया है? ए अमर्त्य सेन, बी मोहम्मद यूनिस, डी CS चक्रवर्ती, डी वेंकैया नायडू। मैं क्वेश्चन और ऑप्शन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इसका आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने गरीबी उन्मूलन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में स्वयं सहायता समूह का विचार दिया है? ए अमर्त्य सेन, बी मोहम्मद यूनिस, CS चक्रवर्ती, डी वेंकैया नायडू।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के थे, उन्होंने ये विचार दिया था या उनकी ये अवधारणा थी सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जिसको स्वयं सहायता समूह कहते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वयं सहायता समूह लोगों का एक अनौपचारिक संगठन है। इसे ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि समान हो, जो एक ही सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं, उन लोगों का ग्रुप है, इसको स्वयं सहायता समूह बोलते हैं, और जो सामूहिक रूप से एक साझा उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए स्वयं सहायता समूह का विचार सबसे पहले बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनिस ने किसने दिया था? बांग्लादेश के प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट जो थे, फेमस इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनिस ने दिया था। कब दिया था? 1970 में माइक्रो फाइनेंस आंदोलन की शुरुआत की उसी टाइम में उन्होंने दिया था, जिसके तहत गरीबियों खासकर महिलाओं को बिना किसी शर्त के ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। एक पूरा मॉडल है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटी टू रूरल एरिया। ये मॉडल की वकालत किसने है? इसकी ये मॉडल किसने रखा था? ये मॉडल किसने पेश किया था? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने, पूरा मतलब प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरिया। ये मॉडल किसने वकालत किया था? तो ऑप्शन ए है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है लाल कृष्ण आडवाणी, डी है राजीव गांधी। मैं ऑप्शन को फिर से रिपीट करता हूँ, आप इसका आंसर बताइएगा। ए APJ अब्दुल कलाम, बी मनमोहन सिंह, सी लाल कृष्ण आडवाणी, डी राजीव गांधी। क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, पूरा मॉडल प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटी टू रूरल एरिया। मॉडल की वकालत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए APJ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना मॉडल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित योजना थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों बुनियादी ढांचों के लिए विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान किया गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन है हमारा ए श्री कृष्ण सिंह, बी रामलाल शाह, सी बंकिम चंद्र मित्रा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, बी श्री रामलाल शाह, सी बंकिम चंद्र मित्रा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल की एक शाखा स्थापित की। बिहार में इसकी स्थापना कब हुई? तो फरवरी 1930 में। श्री नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष थे और अब्दुल वारिस थे इसके सचिव थे। पार्टी ने नवंबर 1930 में विधानसभा चुनाव में भाग लिया और विधानसभा 8 सीटें और परिषद में 10 सीटें जीती। हमको क्या ध्यान रखना है? बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? श्री कृष्ण। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री नारायण प्रसाद, और इसके सचिव कौन थे? तो अब्दुल वारिस। कब हुई थी? तो फरवरी 1930 में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का आंदोलन किसने किया? ए ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, बी है राजकुमार शुक्ल, सी है श्री कृष्ण सिंह, और डी इनमें से कोई नहीं। मैं क्वेश्चन और ऑप्शन को फिर से रिपीट करता हूँ, इसका आप जवाब दीजिए। ए है क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? ए स्वामी विद्यानंद, बी राजकुमार शुक्ल, सी श्री कृष्ण सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए स्वामी विद्यानंद। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आंसर है स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया। यह कब हुआ था? 1919 और 1920 के बीच में किसान कार्यकर्ता स्वामी विद्यानंद ने एक विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने बिहार में गंगा के उत्तर में स्थित क्षेत्र के लोगों के बीच व्यापक समर्थन प्राप्त किया। विरोध किसके अगेंस्ट विरोध हो रहा था? तो दरभंगा राज। ये विरोध दरभंगा राज पर केंद्रित था, जो बिहार के सबसे बड़े जमींदारी और ब्रिटिश भारत में सबसे बड़े भूस्वामी थे। दरभंगा राज जो था वो बिहार का सबसे बड़ा जमींदार थे और ब्रिटिश शासन क्षेत्र में भी सबसे बड़े भूसंपत्तियों में आते थे। उनके विरोध ये उन्होंने विरोध किया था। इसका विरोध का क्या नाम था? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसान का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद। कौन से के बीच में? 1919 से 19 के बीच में। किसके विरुद्ध? दरभंगा राज के विरुद्ध। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1940 में पटना महिला कॉलेज की स्थापना निम्न से किस सोसाइटी द्वारा की गई थी? 1940 में पटना विमेंस कॉलेज जो है या पटना महिला कॉलेज की स्थापना निम्न से किस सोसाइटी के द्वारा की गई थी? ए सोसाइटी ऑफ जीसस, बी आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, सी सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं क्वेश्चन और ऑप्शन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है 1940 में पटना महिला कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस सोसाइटी द्वारा की गई थी? ए सोसाइटी ऑफ जीसस, बी आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर, सी सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी सिस्टर्स ऑफ
द अपोस्टोलिक कार्मेल। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर सी, सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल। पटना महिला महाविद्यालय बिहार में महिलाओं की शैक्षिक व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए खोला गया उस शिक्षा का पहला संस्थान था। पटना के बिशप संस्थापक बिशप बीजे सुलीवन एसजे और अपोस्टोलिक कार्मेल की सुपीरियर जनरल मदर एम जोसेफिन एसी ने इसका नाम पटना महिला विद्यालय। कॉलेज का संचालन अपोस्टोलिक कार्मेल की कैथोलिक धार्मिक बहनों द्वारा किया जाता है, जो 1870 में स्थापित एक स्वदेशी शैक्षिक निकाय थी। इसका जो अपोस्टोलिक कार्मेल के कैथोलिक सिस्टर का जो संस्था था वो कब स्थापित हुआ था? 1870 में। 1940 में इसका क्या हुआ? पटना में इसका शाखा हुआ, जिसका क्या नाम हुआ? पटना महिला कॉलेज। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्न से किस नदी के संगम से बनी है? जो बिहार में फल्गु नदी बहती है वो किस नदी के संगम से बनी है? ए लीलांजना और सोन नदी, बी सोन और मोहाना नदी, सी मोहाना और लीलांजना नदी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्न से किस नदी के संगम से बनी है? लीलांजना और सोन नदी, बी सोन और मोहाना नदी, सी मोहाना और लीलांजन नदी, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहाना और लीलांजना नदी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फल्गु नदी लीलांजन और मोहाना नामक दो बड़ी पहाड़ी नदियों के संगम से बनी थी। किससे बनी है फल्गु नदी? लीलांजना और मोहाना नामक दो बड़ी पहाड़ी नदियों के संगम से। इसे निरंजना नदी भी कहते हैं। फल्गु को निरंजना नदी भी कहा जाता है। यह गया से होकर बहती, कहाँ से होकर बहती है? गया से होकर बहती। तो क्या रखना है? फल्गु नदी किसके संगम से बना है? लीलांजना और मोहाना नदी के संगम से बना था। इसे क्या और इसे किस नाम से जाना जाता है? निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। और यह हिंदू के लिए पवित्र नदी है और यह गया से होकर गुजरती है, बहती है। चलिए हम लोग अलग क्वेश्चन कर देते हैं। बिहार में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस स्थान पर बनाया गया था? ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे पहले बीपीएससी ने इसके क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो हो सकता है इस बार आपको दरोगा में पूछ दे। बिहार में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस स्थान पर बनाया गया है? ए दिलावरपुर दरभंगा, बी जमालपुर दरभंगा, सी कादराबाद दरभंगा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं क्वेश्चन और ऑप्शन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। बिहार में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस स्थान में बनाया गया? ए दिलावरपुर दरभंगा, बी जमालपुर दरभंगा, सी कादराबाद दरभंगा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी कादराबाद दरभंगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार में दरभंगा के कादराबाद में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। इससे बिहार अध्यक्ष ऊर्जा विकास एजेंसी ब्रेडा PRED, बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी BREDA, बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी BRED द्वारा चालू किया। इसका कैपेसिटी कितना है? इसका कैपेसिटी 2 मेगावाट। तो हमको क्या याद रखना है? बिहार के दरभंगा में कादराबाद में पहला बिहार का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट खोला गया। इसका कैपेसिटी कितना है? 2 मेगावाट। इसको किसके द्वारा संचालन किया जाता है? BREDA, बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है इस बार शायद आपके कांस्टेबल वाले में, बिहार कांस्टेबल में क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि ये उसमें शायद पूछा था जीवक कहाँ का रहने वाला था। इसमें हाँ शायद यही क्वेश्चन पूछा है। इसमें ये क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ए विजय सेन, बी जीवक, सी मनु, डी शीलभद्र। तो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी जीवक। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिंबिसार जो 546 से 494 ईस्वी के बीच था, उसने कौन सा वंश का, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। उन्होंने अपने वंश को कैसे, अपने शासन को कैसे मजबूत? तो वैवाहिक संबंधों से। और वो किसके समकालीन था? तो महावीर और गौतम दोनों के समकालीन थे। तो हमको बिंबिसार के बारे में याद क्या करना है? तो हर्यक वंश का संस्थापक था। उन्होंने अपना राज्य का विस्तार कैसे किया? तो वैवाहिक संबंध के द्वारा। उन्होंने 3 शादियाँ की, 3 शादियाँ की। और किसके समकालीन थे? वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन। उसके और उसका ये कौन था? राज्य वैद्य कौन था? हाँ चिकित्सक कौन था? राज्य वैद्य जिसको बोलते हैं वो कौन था? जीवक था। जब अवंती राजा प्रदोत पीलिया से पीड़ित था, जॉन्डिस, जब अवंती राजा को जॉन्डिस हो गया था तो उसने अपने चिकित्सक जीवक को उसका इलाज करने के लिए भेजा था, उज्जैन भेजा था। और वह नियमित रूप से सेना रखने वाला, अस्थायी रूप से सेना रखने वाला भारत का राजा के रूप में जाना जाता है, पहला राजा के रूप में जाना जाता है। हमको बिंबिसार के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? बिंबिसार का समय काल क्या था? तो 546 से 494 ईसा पूर्व। उसे श्रेणिका और सोनिया भी कहा जाता है, सेनिया भी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? श्रेणिका या सेनिया। और ये कौन सा वंश का संस्थापक? हर्यक वंश का संस्थापक। उसने अपने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो उसमें से राज्य विस्तार की नीति अपनाने में से एक था वैवाहिक नीति, वैवाहिक संबंध का नीति। और उसके समकालीन कौन कौन से थे? हमारे कौन कौन से
ये अपना धर्मगुरु से सम्मानित, तो एक थे महावीर, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध। और उसका उनके चिकित्सक, उनके दरबार में चिकित्सक कौन थे? जीवक। और उन्होंने अवंती राजा जब प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया, जो पीलिया हो गया था, तो अपने ये जो चिकित्सक जीवक को उनका इलाज के लिए भेजा था। और उनको भारत का पहला ऐसा राजा जो नियमित और अस्थायी रूप से शयनयात्रा के रूप में पहचाना जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो हमारा क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ए सिद्धू और कान्हो, बी गौरक्षणी भगत और केशव चंद्र, सी है संबजीत मजपाल और कोरामल्ल्या, डी जतरा भगत और बलराम भगत। मैं इस क्वेश्चन और ऑप्शन को फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग इसका आंसर सोचिए। ए है क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हो ए, बी गौरक्षणी भगत और केशव चंद्र, सी संबजीत मजपाल और कोरामल्ल्या, डी जतरा भगत और बलराम भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धू और कान्हो। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। सिद्धू और कान्हो संथाल विद्रोह में था। संथाल विद्रोह इसे संथोल विद्रोह या संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी भारत के वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और संथाल द्वारा जमींदारी व्यवस्था दोनों के खिलाफ एक विद्रोह था। ये किसके खिलाफ विद्रोह था? एक तो जमींदारी व्यवस्था और ब्रिटिश इंडिया दोनों के खिलाफ था। ये कब इसकी शुरुआत कब थी? ईस्वी 1855 में थी, 30 जून 1855 में, और 10 नवंबर 1855 इसको कंपनी द्वारा मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया, जो 3 जनवरी 1855। ये कब स्टार्ट हुई? 30 जून 1855 में स्टार्ट हुआ और 3 जनवरी 1856 तक चला। और इसके विद्रोह के बाद क्या हुआ? तो इसके बाद एक अंततः प्रेसिडेंसी द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। और विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू, कान्हो और 2 बहन थे, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू ने। तो 4 भाई बहन थे। कौन कौन? सिद्धू मुर्मू, कान्हो मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू ने इसका नेतृत्व किया था। कहाँ हुआ था? तो ये आपको झारखंड बंगाल की तरफ हुआ था। और ये कब से कब हुआ था? 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। और हाँ, तो किसके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और जमींदारी व्यवस्था के किसके लिए? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? ए 1842, बी 1798, सी 1784, डी 1832। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1798। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था। भूमिज विद्रोह यह बिहार में थी। अच्छा हाँ, हमको क्या ध्यान, बिहार में चौरी विद्रोह कब से करना, कुछ और विद्रोह के बारे में देखते हैं। तो बिहार भूमिज विद्रोह ये कब, भूमिज विद्रोह कब हुआ था बिहार में? बिहार में भूमि विद्रोह बिहार में गंगा नारायण के नेतृत्व अंग्रेजों की भूमि राजस्व नीति के खिलाफ 1832-33 में हुआ। तो हमने बिहार में चौरी विद्रोह देखा कब हुआ था? 1758 ईस्वी में। भूमिज विद्रोह कब हुआ? 1832। इसके नेता कौन थे? तो गंगा नारायण। और ये किसके खिलाफ हुआ था? अंग्रेजों की भूमि राजस्व नीति। कोल विद्रोह हुआ था बिहार में किसके नेतृत्व में? तो बुद्धू भगत के नेतृत्व में। ये कब हुआ था? ये भी 1831-32 में। तो हम लोगों ने 3 फैक्ट देखा है बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ, 1798। बिहार में भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो 1832-33। भूमि विद्रोह के नेता कौन थे? तो गंगा नारायण। बिहार में कोल विद्रोह कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ? तो कोल विद्रोह 1831-32 में और बुद्धू भगत में हुआ, बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा को बिहार से किस वर्ष अलग किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1936, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 1912। तो मैं क्वेश्चन और ऑप्शन को फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग आंसर बताइए। उड़ीसा को बिहार से किस वर्ष अलग किया गया था? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1912। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1936। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार 1912 तक ब्रिटिश शासन के अधीन बंगाल प्रेसिडेंसी का था। मतलब 1912 तक बिहार किसका था? बंगाल प्रेसिडेंसी का था। 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत बंगाल से प्रेसिडेंसी अलग हो गया। तो 1912 में क्या हुआ? बंगाल अलग हो गया। तो 1912 के बाद क्या बचा था? बिहार और उड़ीसा बचा था, एक प्रांत हो गया, एक प्रांत था। 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा ब्रिटिश शासित भारत के अलग अलग प्रांत बन गए। 1935 का एक अधिनियम आया था, उसके तहत 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया। इसलिए 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। वही है, तो हमको ध्यान क्या रखना है, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। उससे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था बिहार। 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। और 1937 में बिहार उड़ीसा किस अधिनियम के तहत? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत अलग हुआ था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आगे लास्ट क्वेश्चन है। बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से जाता है? ए भोजपुर, बी भागलपुर, सी बांका और डी कटिहार। मैं फिर से क्वेश्चन और ऑप्शन को रिपीट करता हूँ, तो आप लोग इसका जवाब सोचिए। बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ए भोजपुर, बी भागलपुर, सी बांका, डी कटिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भागलपुर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भागलपुर को बिहार की रेशम नगरी के रूप में जाना जाता है। तो भागलपुर को बिहार की रेशम नगरी। चलिए आपको कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 3 से, जो आपके आने वाले बिहार का जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा।
तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।